आप भी ज़रा अपनी फेसबुक पे साथ में फॉलो करना ज़रा। श्योर। ओके, आई गेस वी आर लाइव राइट नाउ। हाँ ओके, अभी से स्टार्ट हुई है। ओके आई गेस अनीस हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ही। एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग अभी हमारी वीडियो को देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, वो चाहे स्टूडेंट्स हों या पेरेंट्स हों, उनको मैं एडवांस में बताना चाहता हूं कि आज जो इस वीडियो के थ्रू, इस लाइव सेशन के थ्रू हम गाइड करेंगे कि कनाडा में कैसे अप्लाई करना है, पीएचडी के लिए, मास्टर के लिए या बैचलर के लिए। मेन फोकस हमारा क्या रहेगा, पीएचडी के ऊपर रहेगा, और उसमें खास करके जो फुली फंडेड पोजीशन होती हैं उसको ज़्यादा हम बताने की कोशिश करेंगे, स्टार्ट से लेके कि किस प्रोसेस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने प्रोसेस हैं एक्चुअली यूनिवर्सिटी के थ्रू, प्रोफेसर के थ्रू। फिर उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आपने वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए कैसे इस सारे प्रोसीजर को फॉलो करने हैं, उन सब की जो डिटेल जो गाइडेंस होगी हम इस वीडियो के थ्रू आपको देने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं अनीस, और स्पेशली ये चूँकि आजकल कनाडा में मौजूद है तो इन्होंने ये सारे का सारा प्रोसीजर ये फॉलो किया हुआ है, तो वो अपना जो एक्सपीरियंस है उसको भी, प्लस की दोस्तों के थ्रू या खुद जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है, वो सारी की सारी मैक्सिमम तरीके के साथ क्या करने, गाइड करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनीस, क्या हाल है, ठीक है हम? वालेकुम सलाम इरफान, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। थैंक यू, आपने काफ़ी बड़ा इंट्रोडक्शन अगेन करवा दिया। तो वेलकम। एंड आई गेस क्योंकि होता ही है कि स्टूडेंट्स डायरेक्टली क्वेश्चन जो करते हैं उनकी आंसर की तरफ हम जाएंगे और आप उसमें फिर चीज़ें ऐड करते जाइएगा। तो सबसे जी जी बेसिक, बिल्कुल। जब भी आए कनाडा के बारे में अगर मैं या कोई भी स्टूडेंट जब सोचना चाहता है तो उसके माइंड में आता है कि हमारे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं, आई मीन आइल्स और टॉफल और डुओलिंगो या पीटी, जो इस तरह के टेस्ट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सा टेस्ट कनाडा के लिए चाहिए, क्या इन टेस्ट के बगैर भी हम कनाडा में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? अच्छा इरफान, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। इसमें सबसे पहले जब कनाडा का नाम आता है हमारे माइंड में, तो हमें ये लगता है कि विदाउट इंग्लिश टेस्ट, वो चाहे आइल्स हो, टॉफल हो या पीटी हो, या कुछ कनाडा के अपने टेस्ट हैं इंग्लिश के, उनके बगैर हमारा एडमिशन नहीं हो सकता। बट अगर आप कनाडा को देखें तो कनाडा के अंदर बेसिकली ये बायलिंगुअल स्टेट है, या बायलिंगुअल कंट्री कह सकते हैं। इसमें एक साइड है कनाडा की जो फ्रेंच स्पीकिंग है, और एक साइड है जो इंग्लिश स्पीकिंग है। ऑफ कोर्स अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रोविंसेस के अंदर एडमिशन लेना चाहेंगे तो आइल्स या टॉफल मस्ट है, उसके बगैर बहुत मुश्किल है आपका एडमिशन हो। बट अगर आप ये क्यूबेक इनका एक क्यूबिक प्रोविंस है जो कि फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है, जिसमें मॉन्ट्रियल बड़ा फेमस सिटी है। अगर आप इस साइड पे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है और आप अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हो प्रोफेसर के साथ, तो सम टाइम वो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या आइल्स के बगैर भी हायर कर लेते हैं। ओके, सो इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शनल है आइल्स का यहाँ पे भी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा कि किस टाइम कनाडा के लिए एप्लीकेशन फिल अप करनी चाहिए या प्रोफेसर को ईमेल करनी चाहिए, आप उसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है, सजेस्ट क्या करेंगे? अच्छा, अब इससे पहले ना प्रोसीजर को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कनाडा के अंदर आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, इसके लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो आपको ये देखनी है कि आप कनाडा के अंदर किस तरह से एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कनाडा के अंदर मेनली 2 तरह से एडमिशन होते हैं। एक तो ये है कि आपको जस्ट ये जो सितंबर इनटेक आती है, इसमें आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से आपने को 5-10 को सिलेक्ट करना होता है, जहाँ आपको लगता है कि आपके कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं, और उसके बाद फिर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। और ड्यूरिंग एप्लीकेशन आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से 3 सुपरवाइज़र के साथ या प्रोफ़ेसर के साथ काम करना चाहते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने अपना मोटिवेशन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस शो करनी होती है। तो इन अदर वर्ड्स कि वहाँ एडमिशन लेना प्योरली आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे डिपेंड करता है, और जो आप वहाँ पे लिखते हो। तो उसके लिए आपका जो टाइम है वो टाइम फ्रेम ये है कि ये सितंबर से ऑनवर्ड एडमिशन ओपन हो जाते हैं, और ये अंटिल दिसंबर या जनवरी तक जाते हैं। और बिल्कुल सेम जैसे यूएस के अंदर प्रोसीजर है वही यहाँ पे फॉलो होता है। अच्छा, अब एक और प्रोसीजर ये है कि आप कनाडा के अंदर प्रोफेसर्स को डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं।
अच्छा, जब आप कनाडा का अंदर प्रोफ़ेसर्स को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं और अगर आपको आपका काम प्रोफ़ेसर को समझ आ जाता है या उसको ये लगता है कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हो उसकी लैब के लिए, तो वो आपको प्रोजेक्ट बेस्ड पीएचडी ऑफ़र कर देता है। और प्रोजेक्ट बेस्ड पीएचडी के लिए आप किसी भी वक़्त ईमेल कर सकते हैं, लाज़मी नहीं है कि आप स्पेसिफ़िक टाइम का वेट करें। ऑब्वियसली कुछ प्रोफ़ेसर के पास फंडिंग होती है, कुछ के पास प्रोजेक्ट आए होते हैं, वो एडवर्टाइज़ करके आपको बता भी देते हैं। बट हम्म। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप अप्लाई करते हो, तो आप किसी भी वक़्त अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने अभी ईमेल की है और उसको एक्सेप्टेंस भी मिल गई, इंटरव्यू उसका बहुत अच्छा हो गया, तो जो कमिंग इनटेक है वो स्प्रिंग इनटेक है और उसके बाद समर है। तो वो इन दोनों में से किसी एक का भी आपको एडमिशन दे देगा, जो कि आप बाद में पोस्टपोन करवा के फॉल तक लेके जा सकते हो। हाँ, ओके। अच्छा, इसमें ये जो प्रोफेसर बेस्ड फंडिंग का आपने कहा है और दूसरा यूनिवर्सिटी बेस्ड के ऊपर, तो इसमें फंडिंग में कोई डिफरेंस आता है? आई मीन इन द सेंस ऑफ फाइनेंस स्पेशली। वेल आई डोंट थिंक सो। डिपेंड करता है। क्योंकि ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो कनाडा बहुत ज़्यादा फंड प्रोवाइड नहीं करता, बट इतना प्रोवाइड करता है कि आप अच्छे से गुज़ारा कर सकते हो। बट अगर आप ये समझते हो कि कनाडा बहुत ज़्यादा फंड प्रोवाइड करेगा, तो ये नहीं है, क्योंकि इनकी जो नॉर्मल फंडिंग होती है वो वेरी करती है, वैसे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी। बट मेरे ख्याल में 18,000 कैनेडियन डॉलर टू 24,000 या इवन 30,000 तक भी जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपने प्रोफ़ेसर को किस तरह से अप्रोच किया, आपका प्रीवियस काम किस तरह का है और आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, बट ओके। फंडिंग ऑलमोस्ट जनरल जो फंडिंग है, अगर मैं उसको आपको बताऊँ, तो जो जनरल फंडिंग है वो मेरे ख्याल में 18,000 से 20,000 के दरमियान में, या 24,000 कह लें, 18,000 से 24,000 के दरमियान में रहती है पर एनम, जो कि ऑलमोस्ट हर जगह सेम है। ओके। और क्या इज दैट स्टाइपेंड इज एनफ टू सरवाइव इन कनाडा? डिपेंड करता है। अगर तो आपको फी वेवियर मिला हुआ है, लाइक फी स्कॉलरशिप मिली हुई है आपको, एप्लिक आपके पूरे ड्यूरेशन के लिए, तो आई गेस 18,000 टू 24,000 इज़ मोर देन इनफ। अगर आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार के आप अपना अच्छे से पीएचडी करना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हाउसिंग का थोड़ा बहुत आजकल क्राइसिस चल रहा है, तो सम टाइम आपको एक रूम बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। सम टाइम मैं जिस साइड में हूँ, ये क्वेबेक साइड है, यहाँ पे शायद थोड़े से कम है रेट, बट अगेन इसके लिए आपको देखना है कि आप किस प्रोविंस में जा रहे हो। बट मुझे ये लगता है कि अगर आपकी 18,000 से 24,000 के दरमियान में फंडिंग है, तो एक पर्सन के लिए ये काफ़ी है। हाँ, ओके, सही हो गया। अच्छा, दूसरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस का आपने बताया कि आई मीन वी कैन डायरेक्टली अप्लाई टू अ यूनिवर्सिटी, ओके, आई मीन विदाउट कॉन्टैक्टिंग अ प्रोफेसर, बट जी, जी, बिल्कुल। we need to upload a SOP, statement of purpose, mainly whenever we एग्ज़ैक्टली, are बिल्कुल। US or Canada, because these both have same type of requirements. So whenever we are applying for US university, we need to mention at least 3 professor, okay, with whom या our research is totally matched with them, and mostly our seniors suggest us to contact them before applying to that university or mentioning their name into SOP, so that if they have a position available in their lab, so you can write their name. अगर उनके पास पोजीशन है ही नहीं है, तो आपको उनका नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है, और ये आप उनसे पूछ सकते हैं। वो उसमें डायरेक्टली आपकी एप्लीकेशन को किसी भी सपोर्ट नहीं करते, बट ये होता है कि उस एसओपी जिसमें लिखा है वो नाम उनके पास जाते हैं, तो वो फिर उस एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं जो उनके काम से ज़्यादा मिलती-जुलती है। तो इस हवाले से क्या कहोगे, डज़ इट सेम लाइक यूएस इन कनाडा टू? एग्ज़ैक्ट इरफ़ान, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया है। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सेम है यूएस का और कनाडा का ये वाला सिस्टम। इसमें अगर आप पहले आपको एक्चुअली सर्च करना होता है कि आप किन प्रोफ़ेसर के साथ काम करना चाहते हो। अच्छा, आप उनने ना अपने वेब ग्रुप के अंदर जब आप किसी भी प्रोफ़ेसर की प्रोफ़ाइल को ओपन करते हो, तो हर एक प्रोफ़ेसर ने ना अपना एक वेब पेज बनाया होता है, जिसके अंदर आप को लेटेस्ट न्यूज़ मिलेंगी, उसमें कौन-कौन से ग्रुप मेंबर काम कर रहे हैं और फिर वो किस तरह का काम कर रहे हैं। और वहाँ पे साथ उन्होंने मेंशन भी किया होता है कि इस टाइम पे हमें इतने स्टूडेंट चाहिए। और फिर उसके साथ उन्होंने कंडीशन भी मेंशन की होती है कि हमें प्रोजेक्ट बेस्ड स्टूडेंट चाहिए या यूनिवर्सिटी बेस्ड स्टूडेंट चाहिए। लाइक आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो और यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड करती है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, अगर आपको ये चीज़ मिलती है तो आप प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट करो। अगर वो इंटरेस्टेड होगी या होगा,
तो आपके ओके। चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जब आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हो, तो उसमें आप उस प्रोफेसर को, ऑब्वियसली ये कोई गुड प्रैक्टिस नहीं है कि आप अपनी एसओपी लिखो और आप उस प्रोफेसर को भेज दो, बट आप उसका काम कि आप क्या-क्या करना चाह रहे हो और क्या नई इनोवेशन लाना चाह रहे हो, वो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मेंशन कर सकते हो, जिससे आपकी वर्थ बढ़ जाती है। और फिर ये है कि आपने ऑलरेडी उस प्रोफेसर के साथ कॉन्टैक्ट किया होता है, और अगर वो आपका इंटरव्यू ले लेता है और वो आपके काम में इंटरेस्टेड है, तो माइट बी अगर वो एडमिशन कमेटी का हिस्सा है और उसके पास आपकी फाइल जाती है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पे आपने इंटरव्यू का कहा, तो मतलब अगर प्रोफेसर बेस फंडिंग पे हम अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त सिर्फ वो जो प्रोफेसर जो आपको ले रहा होता है अपनी लैब में, वो इंटरव्यू कंडक्ट करता है और यूनिवर्सिटी मेनली नहीं करती। नहीं, ऐसा? मोस्ट ऑफ द केसेस में यूनिवर्सिटी नहीं करती, क्योंकि वो प्रोफेसर की फंडिंग होती है और हम्म। प्रोफेसर आपसे इंटरव्यू करता है और इंटरव्यू अच्छा खासा होता है। लाइक ऐसे नहीं कि बस आप चले गए और आपने एक अपनी कुछ स्लाइड्स बना ली और हम्म। उसके बाद आपने कहा कि मैंने ये एक्सप्लेन कर देना है। सम टाइम ऐसे भी होता है। जब मुझे अपना अगर मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँ इरफान, तो मैंने प्रोफेसर बेस्ड फंडिंग पे अप्लाई किया था। बट हम्म। उससे पहले है मैंने एक यूबीसी में अप्लाई किया था। एक प्रोफेसर थी, उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने मुझे एक्सेप्टेंस दे दी। एक्सेप्टेंस इन अ सेंस कि यहाँ पे कोई आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता, वो आपको बता देते हैं कि हाँ, हमारे पास पोज़ीशन अवेलेबल है। आपका ओके। बैकग्राउंड हमारे ग्रुप के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। लाइक आप हमारे ग्रुप में आ सकते हो, तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। अगर आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पूरी करते हो, तो वेलकम टू आवर ग्रुप। बट ओके। प्रोफेसर बेस पे ये होता है कि जो बेस्ट एडवाइस है इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, वो ये है कि हम्म। आप उस प्रोफेसर का प्रीवियस काम पढ़ो, स्पेशली जो आप उसने लास्ट 2 ईयर में पब्लिश किया हुआ है। वो ओके। उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कि जब मैं अपना इंटरव्यू दिया और मैंने अपना प्रीवियस काम उसको बताया, तो उसने उसको एप्रिशिएट किया और उसके बाद उसने अपने कुछ पेपर्स ओपन किए ओके। और स्ट्रेट अवे उन पेपर से उसने मेरे से क्वेश्चन पूछे। ओके। वो लकीली उस वक़्त मेरे माइंड में वो क्वेश्चन आते थे कुछ, तो उसने मुझे फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया। और फिर अगर वो कुछ प्रोफ़ेसर ऐसे भी होते हैं कि आपका इंटरव्यू जो ही खत्म होता है, तो वो अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि इसको हमने ओके। रखना है या नहीं रखना। तो सम टाइम आपको इंटरव्यू के एंड पे वो बता देते हैं कि अच्छा ठीक है, अब हमारी लैब में ये होता है, मैं आपको इतनी फंडिंग प्रोवाइड करूँगा। वो 18,000 से लेके 24,000 या 30,000 तक हो सकती है, और जो कुछ वो रूल्स बताएगा, वो भी वहाँ पे बता देते हैं। Okay. Okay, I want to ask some more question. Like, see, whenever some student are applying to like Korea, especially on professor funding, so they sometimes यस। complain that professor, change their minds. जब वो बच्चे वहाँ पे चले जाते हैं, जाने के बाद थोड़ा अच्छा खासा टफ टाइम देते हैं, स्पेशली फंडिंग और इस सिचुएशन को लेके। मे बी आपने पहले से ये चीज़ सुनी भी हो। Is this same in Canada too, or is not like that? Because वेल देखें जब ऑनेस्ट Yeah, प्रोफेसर honestly, I understand your question, and 95% in 95% cases, no. ओहो। But I heard one case. उसमें हुँ। ये होता है कि एक प्रोफेसर के पास एक स्टूडेंट शायद आई हैं या आया है, और हुँ। जब उसका एडमिशन सब कुछ हो गया, तो प्रोफेसर ने क्योंकि फंड्स के लिए अप्लाई किया था और उस प्रोफेसर को फंड नहीं मिले, ओके। और फिर उस प्रोफेसर ने कहा कि आप वापस चले जाओ। ओके। और स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ आ पूछा चुका हुआ था या आ चुके थे, तो वो फिर ऐसा हुआ कि खैर उसने डिपार्टमेंट में कंप्लेंट किया, डिपार्टमेंट खुद से उसको फंड हुँ, हुँ। प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि कैनेडियन के जो रूल्स हैं, वो जो कनाडा के लोगों के लिए हैं, वही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है जैसे साउथ कोरिया के अंदर मैंने भी सुना था कि हुँ। अगर आप काम नहीं करते तो प्रोफेसर आपको बहुत टफ टाइम देते हैं। इरफान, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। अगर आप काम नहीं करते ना, वो तो आपको हर टाइम जगह। को फॉलो हाँ, आपको टाइम को फॉलो करना है। आपको जो एक स्पेसिफिक टाइम लैब का है, आप उसमें जाएँ। इवन क्योंकि देखें, पीएचडी में जो भी आप काम करते हो, ये आप उनसे ज़्यादा अपने लिए कर रहे हो। एग्ज़ैक्टली। उनको तो चलो फ़ायदा होगा, लेकिन उनसे ज़्यादा आपको फ़ायदा हो रहा है। तो आप जैसे अगर वो सारे एक ग्रुप में 10 लोग हैं और वो 10 लोग सुबह 8 बजे या सुबह 9 बजे लैब में आते हैं, और हम अगर साढ़े 10 बजे जाएँ, तो ये गलत बात है। एग्ज़ैक्टली। और अगर वो काम करते हैं, तो हम अगर काम ना करें, तो ये भी गलत बात है। उसके बाद फिर अगर हम ये एक्सक्यूज़ेज़ दें कि नहीं, प्रोफ़ेसर हमें बहुत तंग करते हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, बट मैं एक डिफ़रेंस यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा साउथ हुँ, हुँ। कोरिया का, और क्योंकि मुझे साउथ कोरिया का काफ़ी एक्सपीरियंस है।
तो अगर मैं लैब का डिफरेंस आपको बताऊँ तो यहाँ पे कनाडा में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक आप लैब में होते हो। दरमियान में अच्छा। ऑब्वियसली लंच की ब्रेक भी होती है और एक बड़ा अच्छा माहौल चल रहा होता है। आप एक-दूसरे से गपशप लगा सकते हो, आप बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो क्योंकि हर एक बंदा इंग्लिश जानता है। और यहाँ ओके। पे आके इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज बन जाती है और कोई इंग्लिश बोल रहा हो तो हमारे लिए ईज़ी होता है। बट हम्म। इन साउथ कोरिया आई हर्ड दैट कि आपको सुबह 9 बजे से लेके रात को 10 बजे तक भी इवन काम करना पड़ता है। ओके। हाँ, तो ये डिफरेंस है। यहाँ प्रोफ़ेसर प्रेशराइज़ नहीं करते, बट आपको काम करना पड़ता है। I want to ask some more question. Like, see, you told me that some, province of the Canada is like people mainly speaking in French. Okay, राइट। अगर प्रोविंस में आप चले जाते हैं तो वहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं या वहाँ पे जो कोलीग्स होते हैं तो वो भी क्या इंग्लिश बोल लेते हैं या अब उसमें प्रॉब्लम? Like especially I'm asking this question based on like see some student are going for PhD in Germany even or China or even Korea. They face such problem. That's why. अच्छा, हाँ, ये वैसे ये आपने अगेन बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है। Mhm. Hello. अनीस शायद आपकी तरफ से कनेक्टिविटी का मसला है शायद मे बी। हेलो। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू नाउ। ओके, अच्छा आपके क्वेश्चन का सिंपल आंसर अगर मैं दूँ तो येस, यहाँ पे हर एक बंदा इंग्लिश बोल लेता है और आपके साथ कम्युनिकेट कर लेता है अगर आप एकेडमिक्स में हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि कनाडा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बायलिंगुअल है। ये ऐसे ओके। ही है जैसे अगर आप कश्मीर से हैं तो आप उर्दू भी बोल लेते हो और आप अपनी पहाड़ी ज़ुबान कश्मीरी भी बोल लेते हो। आपके लिए दोनों ईज़ी हैं। ऑब्वियसली ओके। हम जो फ्लुएंट होते हैं वो अपनी लैंग्वेज में होते हैं, बट इस तरह का प्रॉब्लम मैंने अभी तक नहीं फेस किया है यहाँ पे। इवन सम टाइम ये होता है कि कुछ जगहों पे मैंने सुना था कि जब आप बाहर जाएँगे और लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो वो जस्ट फ्रेंच बोलते हैं। बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है जहाँ मैं बाहर गया हूँ और मैंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की है तो मुझे वहाँ पे हर एक ने इंग्लिश में रिस्पॉन्स किया है। हाँ। तो ओके। कनाडा में ये इतना प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और इसके अलावा एक और चीज़ मैं क्वेश्चन करूँगा कि स्पेशली जब यूएस में आप अप्लाई करते हैं तो ये जो हमारी स्पेशली पाकिस्तान से जो हमने जो ओल्ड एजुकेशन जो सिस्टम था जिसमें बीएससी एंड एमएससी स्पेशली की होती थी, जैसे आपने भी की मैंने भी, जी, जी। तो उसके बात करते हैं ये जो ट्रांसक्रिप्ट इनकी एवेलुएशन वगैरह करवाए ना, जो कि अच्छा खासा एक्सपेंस भी बनते हैं, तो क्या कनाडा के अंदर भी ये चीज़ रिक्वायर पड़ती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में या वहाँ पे इसकी डिमांड नहीं होती? इरफ़ान एग्ज़ैक्टली ये चीज़ चाहिए होती है और उसकी रीज़न क्या है? देखें, हुँ। असल में जब हम इनको अपनी ट्रांसक्रिप्ट भेजते हैं तो ट्रांसक्रिप्ट के पीछे ग्रेड्स और उनकी परसेंटेज लिखी होती है।
जो कि ओके, अनफॉर्चुनेटली अगर आपने बीएससी सिस्टम से 2 ईयर एनुअल सिस्टम से आए हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं होती। जब वहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं होती तो उनको ये लगता है कि शायद ये वाला डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट है। हालाँकि हाँ, हाँ, इनके पास काफ़ी स्टूडेंट आते हैं। फिर ओके, उसको ये आपको कहते हैं कि अब आप ऐसा करें, या तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को कहें, जहाँ से हम्म, आपने ये किया है, कि वहाँ से एक ऑफ़िशियल लेटर बना के हमें दे दें, या एक साइट है आपको पता है WES, वहाँ से आप ओके, इवैल्यूएट करवा के दे दें। हाँ, तो सम ओके, टाइम ये बट सम टाइम ये होता है कि जैसे मेरे केस में यूनिवर्सिटी ने मुझे कंडीशनल एडमिशन ऑफ़र किया था इस डिग्री की बेस पे। तो मैंने अपनी अच्छा, यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट किया, और हम्म, मैंने ऑल्दो यूनिवर्सिटी ने तो उस वक़्त मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया, फिर मैंने खुद एक टेम्पलेट बनाया, जिस पे हम्म, मैंने मेंशन किया कि ये ग्रेडिंग सिस्टम है, और फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करके उस पे साइन करवा लिया, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आपसे पूछते हैं, तो आपको हम्म, पता हो कि आपके सिस्टम में मेरी इन्फॉर्मेशन है, और वो मैंने इनको भेज दिया था, जो कि बाद में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बट प्रेफ़र ये करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ़िशियली डायरेक्टली इनको भेज दे, जो कि हम्म, पाकिस्तान से बड़ा मुश्किल काम है। नहीं तो जो दूसरा काम है, आप उसको अच्छे से जानते हो कि हाँ, आपको वेस्ट से इवैल्यूएट करवानी पड़ती हैं अपनी डिग्रीज़। ऐसे ही है वो, और वो इजी प्रोसेसिंग है सारे का सारा। अच्छा ना, यस। इसमें मैं एक और सेम क्वेश्चन पूछूंगा, लास्ट टाइम भी पूछा था कि मतलब पब्लिकेशन जिस स्टूडेंट के पास नहीं है तो कनाडा के लिए क्या वो ट्राई कर सकता है? बिकॉज सी दिस इज अच्छा, द अच्छा। हाँ, ये एक कनाडा के लिए ना पब्लिकेशन, अगर तो आपके पास पब्लिकेशन है बहुत अच्छी सी, ओके, मतलब ये वाली कि जैसे आपने कोई पेपर इनोवेटिव काम किया और आपने पेपर पब्लिश कर दिया जैक्स में, ऑर्गेनिक ओके, लेटर में, या अगवांते शिमी में, तो फिर तो ठीक है कि आप जैसे बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, मैकगिल में आप अप्लाई करते हो, या आप यूबीसी में अप्लाई करते हो, या वो यूनिवर्सिटी जो क्यूएस में टॉप 50 में आती हैं, तो वहाँ के प्रोफेसर्स ऑब्वियसली जब वो इस तरह का कोई पेपर देखते हैं, चाहे वो, मुझे ये लगता है, इवन मेरी एक दफ़ा, मैं अपना एक आपको एक्सपीरियंस बताऊँ, यूएससी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना, ये हाँ, हाँ, यूएसए के अंदर, तो वहाँ पे भी मेरी डिस्कशन हुई, तो वहाँ भी प्रोफ़ेसर ने ये बात कही थी, इनको अगर तो आपकी पब्लिकेशन बहुत अच्छी है ना, जो ओके, इम्पैक्ट क्रिएट करती है, तो फिर ठीक है। बट अगर नॉर्मल पब्लिकेशन है, तो मुझे नहीं लगता है इरफ़ान, कि ये शायद उस चीज़ को देखते हैं। ये देखते हैं कि आपने इनके काम को कितना समझा, ओके, और आप उसमें क्या इनपुट डाल सकते हो। ओके, मेरा आपके, और ये मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो कोई मेरे से एग्री भी कर सकता है, डिसएग्री भी कर सकता है, बट विदाउट पब्लिकेशन भी आप आ सकते हैं। okay. And one more question, like, see, I'm talking about the fee. Since you know the economic condition in Pakistan for the most of the students is not good. So, does there any fee waiver is available for the different universities in Canada? It's not a good news, because I don't think so। कनाडा फी वेवियर प्रोवाइड नहीं करता, ये बड़ी गलत बात है। आप तो, अच्छा, आप इसके लिए ना फिर 2 रूट हैं कि आप, जब हम अप्लाई करते हैं ना डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में, हाँ, हाँ, तो आपको फी वेवियर नहीं मिलता। आई डोंट थिंक सो, मे बी शायद वेबसाइट पे चेक किया जा सके कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में मुझे लगता है कि 95% यूनिवर्सिटीज़, जब मैंने ट्राई किया था, तो वो फी वेवियर नहीं दे रही थी। okay. और So फीस you भी, या फी भी अगर देखें इरफान, तो अराउंड कुछ की $80 है, कुछ की 120 डॉलर है, जो कि आपको एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए पाकिस्तानी कोई 20-25 हज़ार 30 हज़ार चाहिए होता है, और फिर आप जब पाकिस्तान में होते हो, तो आप अनसर्टेन भी होते हो कि मेरा यहाँ पे एडमिशन होगा भी या नहीं and होगा। the huge amount, you know. एग्जैक्टली उस केस में फिर सबसे बेस्ट जो रूट है, वो ये है कि आप प्रोफेसर से डायरेक्टली कांटेक्ट करें, और जब Hmm. आपको प्रोफेसर एक्सेप्ट कर ले, और वो आपको अपनी फंडिंग बता दे कि मैं इतनी इतनी फंडिंग दूंगा, तो उसके बाद आपको फिर भी फी पे करनी है। Okay. जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, तो यूनिवर्सिटी की जो प्रोसेसिंग फी है, वो आपको पे करनी ही है। बट वहां But पे क्योंकि आपका पहले कंफर्मेशन हो जाती है, तो देन फिर 18-20 हज़ार या 30 हज़ार पे करना बंदा इजिली पे कर लेता है। I want to add one more question related to English proficiency. I mean, see, Yes. whenever a student like to US, they can, you know, provide Duolingo test. That's very easy and also not an expensive. So, क्या कनाडा के लिए भी Duolingo चलता है या वहाँ पे नहीं चलता? नो, उसकी क्या? आप नहीं, वैसे जब आप कनाडा और यूएस को कंपेयर करते हो, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे आप, आई डोंट थिंक सो, 90, मैं अगर आपको एग्जैक्ट आंसर दूं, तो 90
5% चांसेस ऐसे हैं कि वो डीलिंग एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने नहीं देखा अभी तक किसी को भी। हाँ, यूएस के अंदर आप यूनिवर्सिटीज़ को जब ईमेल करते हो या आप यूनिवर्सिटी सर्च करते हो, तो उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, समटाइम डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप डीईटी दे सकते हो, व्हिच कॉस्ट यू अराउंड 15,000 पीकेआर, बट इन कनाडा, नो। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक नीचे क्वेश्चन भी किसी ने किया, इसको इसी को एक्सटेंड करूँगा कि सर आईएलटीएस सर्टिफिकेट अभी नहीं है, मतलब टेस्ट नहीं दिया, तो क्या हम पहले प्रोफेसर को कांटेक्ट कर सकते हैं? तो कर यस, सकते हैं हाँ, प्रोफेसर because- आपसे नहीं पूछता। देखिए, प्रोफेसर आपसे आइल्स के बारे में नहीं पूछता। आइल्स जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की। ओके यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है। प्रोफेसर ओके आपसे इंटरव्यू करेगा और इफ यू आर गुड इन कम्युनिकेशन, आप उससे अच्छे से बात कर लेते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, यूनिवर्सिटी की एक रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी होती है, और उस जब यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट की बात आती है, तो उस वक़्त अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है आइल्स की, तो फिर आप अपने प्रोफेसर से भी कम्युनिकेट कर सकते हो या एडमिशन कमेटी से कम्युनिकेट कर सकते हो। समटाइम शायद वो एक एक्स्ट्रा इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू सी कि आप उस लैब में सर्वाइव कर सकते हो या नहीं। बट अच्छा अप्लाई ये करते हुए आपको नहीं चाहिए आइल्स। ऑब्वियसली देखें, अगेन, हम्म, आप किस प्रोविंस में अप्लाई कर रहे हैं? ए, आप इंग्लिश प्रोविंस जितने भी हैं इनके, जैसे ओंटारियो हो गया, अल्बर्टा हो गया, एटसेट्रा, वहाँ अप्लाई कर रहे हैं, या आप अप्लाई कर रहे हैं इस साइड पे, क्वेबेक वाली साइड पे? तो ओके अगर आप क्वेबेक वाली साइड पे, फ्रेंच साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 80% चांस है कि आइल्स से एग्ज़म्पशन मिल जाए। बट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बाकी साइट्स पे जो कि प्योरली इंग्लिश स्पीकिंग साइट से हैं, तो वहाँ आपकी एप्लीकेशन आइल्स के बगैर प्रोसेस नहीं होगी। ओके। अच्छा ओके, मेन फाइनल ये है कि स्टूडेंट ने एडमिशन हासिल कर लिया, उसको एडमिशन लेटर मिल गया, उसके बाद नाउ यू नीड टू मूव टुवर्ड द वीज़ा प्रोसेसिंग। तो अब हम वीज़ा प्रोसेसिंग को डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज स्पेशली इन केस ऑफ यूएस एंड कनाडा, इवन यूएस वीज़ा प्रोसेसिंग वेरी इजी बट समटाइम टेक्स टू मच टाइम, बट इन केस ऑफ कनाडा आई सॉ द यूएस कनाडा वीज़ा प्रोसेसिंग क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, तो उसके बारे में गाइडेंस चाहिए होगी अच्छा, स्पेशली। तो हाँ, अच्छा, यूएस यूएस और कनाडा में जो बेसिक डिफरेंस है वीज़ा का, आपको हम्म, इंटरव्यू देना पड़ता है यूएस के लिए, और आपको उसी दिन पता चल जाता है कि आप एक्सेप्ट होगे, रिजेक्ट होगे, या आपको दरमियाने रास्ते पे छोड़ दिया। ऐसे ठीक ही है, इवैल्यूएशन के लिए। कनाडा ओके में आपके डॉक्यूमेंट्स आपके बिहाफ पे बोलते हैं, आपका इंटरव्यू नहीं होता। तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि जो फर्स्ट स्टेप है वो है एडमिशन सिक्योर करना। ओके Once you secured your admission, now the next step is to अप्लाई अप्लाई फॉर द फॉर वीज़ा। बट वीज़ा में अप्लाई करने के लिए ना लोग जाते हैं, किसी बंदे के पास चले जाएँगे, या जो पैसे लेके वीज़ा फाइल करते हैं, तो 4-4 5-5 लाख उनको देके वीज़ा फाइल करते हैं। इससे बेहतर है कि आप घर बैठ के खुद से कर सकते हैं। जब आपका एडमिशन हो गया, जिस दिन आपका एडमिशन होता है, आप उसी दिन अप्लाई करें। आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले प्रोविंस से इजाज़त लेनी होती है। जैसे अगर क्यूबिक के अंदर है, तो आपको लेना पड़ेगा सीएक्यू, क्यूबिक सी ए एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। और ओके अगर आप किसी और प्रोविंस में, तो इसी सीएक्यू की जगह पीएएल अच्छा आपको लेना पड़ता है, और इसकी जो फीस है वो आई गेस 130 या $140 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बट इसमें आपको ये करना होता है कि जस्ट आप जाएंगे हम्म रीमा पोर्टल पे, और आपने वहाँ जाके अपनी एक एप्लीकेशन फाइल करनी है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, और डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं। और डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है जब आप सीएक्यू के लिए या पीईएल के लिए अप्लाई करते हो। जब मैंने अप्लाई किया, तो इसके जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो 1 वीक से लेके 1 मंथ तक होता है। बट अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से स्कैन करके अपलोड करते हो, तो आपको विदिन 1 वीक मिल जाता है। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि एक तो आपका एडमिशन लेटर आपको आई गेस अपलोड करना होता है, और दूसरा जो आपको वहाँ पे अपलोड करना होता है, वो आपको करना होता है आपका पासपोर्ट। बट जब ओके आप पासपोर्ट अपलोड करते हो, तो आपने मेक श्योर करना है कि एक वो वाला पेज जिस पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग पिक्चर और हर एक चीज़ क्लियरली नज़र आ रही हो। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सेल फ़ोन का कैम स्कैनर मत यूज़ करें। आप एक प्रोफेशनल कैम स्कैनर यूज़ करके उसकी कलर पिक्चर या पीडीएफ बनवा लें। ओके तो जब आप स्कैन करें ना पासपोर्ट का, तो जो आपके 2 पेजेज़ इकट्ठे होते हैं, जिस पे एक आपकी पिक्चर लगी होती है और उसके साथ वाला पेज, एक ओके वो पूरा स्कैन करवा लें, और उससे आगे वाला पेज जहाँ पे आपने सिग्नेचर करने होते हैं अपने पासपोर्ट के, ओके ये 2 पेज
इनकी पिक्चर आपको लाजमी अपलोड करनी होती है। अगर आप ये अपलोड कर देते हो तो यू विल गेट योर CAQRPL विद इन 7 डेज। बट जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 7 दिन से लेके 30 दिन, ये वर्किंग डे बता रहा हूँ मैं, हफ्ता इतवार छोड़ के। ओके, और वीजा फाइल करने ओके, के लिए देर वेबसाइट, यू नो, मे बी अच्छा, द आई। अब हाँ, ये अरीमा पोर्टल पे आप कह सकते हैं, ओके एक वेबसाइट है, वहीं पे आप अपना वीज़ा भी फ़ाइल कर सक अच्छा, ये अरीमा पोर्टल पे ना आपने सबसे पहले CAQ या PAL फ़ाइल कर दिया, ठीक है? ओके अच्छा, अब उसके बाद जब आपको जिस दिन आपको CAQ मिल जाता है ना, CAQ या PAL आपको मिलता है, तो प्रोविंस आपको बता देता है कि अच्छा ठीक है, हम आपको एज़ अ स्टूडेंट वेलकम करते हैं और वो आपको आप। स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए CAQ या PAL प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आपको बाद में नहीं लेनी होती। अब ओके उसके बाद आता है, आपने वीज़ा अप्लाई करना है। अच्छा, जब आप वीज़ा फ़ाइल करते हो ना, तो वीज़ा फ़ाइल करने के लिए ओल्ड जो प्रोसेस था, वो लोग GCKey यूज़ करते थे। बट ओके अब कनाडा ने उसको थोड़ा-सा फ़ास्ट बनाने के लिए एक और वेबसाइट लॉन्च की है, जिसको IRCC कहते हैं। आपने वहाँ जाके वीज़ा फ़ाइल करना है, ऑनलाइन एक फ़ॉर्म होता है, उसमें जस्ट आप अपनी डिटेल ऐड करते हो और मेक श्योर कि आप कोई भी चीज़ झूठ-मूठ ना लिखें। जो ओके चीज़ सच्ची है वो लिखें। अगर आप पहले के यूएस में या कहीं आपने अप्लाई किया और वहाँ से रिफ्यूज़ल है, तो वो भी मेंशन करें, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड होते हैं और ये चेक कर लेते हैं। एंड अच्छा, कैन अब आई आस्क, मैं हाँ, यस, यू कैन आस्क। IRCC एंड GCK एक मिथ है। जीसीकी की KEY की। ओके ओके, इसके बारे में एक मिथ है कि मे बी ये जो वेबसाइट है, मतलब इसके थ्रू अप्लाई जब करते हैं तो आपके रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने कुछ सीनियर से इस तरह सुना है, इज दैट ट्रू और इज अ लाइक जस्ट अ मिथ वी कैन से? वेल, इट्स अप टू यू। मैं प्रेफर करता हूँ IRCC, क्योंकि ये एक उसमें ना सारी चीज़ें आप खुद से, जो जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारे के सारे एक PDF का फॉर्मेट आपके पास खुलता है, ऑनलाइन हम्म फॉर्मेट होता है। आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन पुट करते हो, जैसे ऑनलाइन फॉर्म होता है, और जो जो हम्म चीज़ वो पूछते हैं बस आप वो बताते जाते हो, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाती हैं एज कम्पेयर टू GCK। बट आई डोंट थिंक सो कि कोई इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि एक जगह प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है, एक जगह कम है, क्योंकि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं इस चीज़ में काफ़ी कंफ्यूज था। तो मेरी जब यहाँ कुछ लोगों से बात हुई, तो कुछ लोग IRCC के थ्रू अप्लाई करके आए थे, कुछ JCK के थ्रू थ्रू अप्लाई किया था किसने, किसी को वीज़ा विद इन 30 डेज मिला था, किसी को एक एक साल भी लग गया था। मैं अभी जानता हूँ कि एक अभी लड़का आ रहा है यहाँ हमारे पास, तो उसको तकरीबन 1.5 साल के बाद वीज़ा मिल रहा है। तकरीबन 1.5 साल हो गया उसको, और उसके बाद अभी उसका वीज़ा लगा है, तो वो 24 दिसंबर को यहाँ शायद पहुँचेगा, और शायद वो हमें सुन भी रहा हो। और हम्म बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करें तो आप IRCC के थ्रू अप्लाई करें, क्योंकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। बस आपसे जो-जो इन्फॉर्मेशन वो पूछते जाएँ, आपने वो इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, और एंड पे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिन पे आपने तवज्जो देनी है। वो ये है कि एक तो आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उसके लिए आपको जब आप अप्लाई करते हो ना फुली फंडेड के लिए, अब वो प्रोफ़ेसर बेस है या यूनिवर्सिटी बेस है, तो वो आपको एक एडमि लेटर देते हैं। जैसे अगर हम्म प्रोफ़ेसर बेस है, तो प्रोफ़ेसर लेटर देगा कि मैं इस स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट 4 एंड 5 इयर्स के लिए, और इसमें मैं इसको पर ईयर इतनी फंडिंग प्रोवाइड करूँगा। हम्म वो वाली फंडिंग आप यूज़ कर सकते हो। आप बता सकते हो जो वीज़ा ऑफ़िसर है उसको, कि मेरे पास इतनी फंडिंग है जिसमें मैं यहाँ ईज़िली गुज़ारा कर सकता हूँ। और दूसरा ओके ये कि आपको यूनिवर्सिटी की फ़ी वेवियर भी चाहिए होता है। हम्म फ़ी वेवियर एग्ज़म्पशन स्कॉलरशिप होती है, जो कि आपने ना लाज़मी यूनिवर्सिटी से लेनी होती है। तो जहाँ फाइनेंशियली आपने चीज़ें शो करनी होती है ना, कि बैंक स्टेटमेंट और बाकी चीज़ें शो करें, वहाँ अगर आप ये 2 लेटर भी शो कर देंगे तो इट इज़ मोर देन इनफ। इन माय केस मैंने सिंगल ₹1 की भी बैंक स्टेटमेंट शो नहीं की थी, सिर्फ़ जस्ट ये 2 डॉक्यूमेंट लगाए थे, और फिर मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ पे काफ़ी टाइम लगाया था, ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते लगाए थे, जस्ट टू राइट 2 3 पेजेज़। क्योंकि ओके देखें, आप लिखते हो, आपके माइंड में काफ़ी चीज़ें आती हैं, आप उसको स्क्वीज़ स्क्वीज़ करते हो। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वर्डिंग में आपकी एसओपी लिखी हो, ताकि एक बंदा पढ़े तो वो उसको एक स्टोरी टाइप नज़र आए, और उसमें सीक्वेंस हो कि अच्छा ये हम्म चीज़ चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आप अपने बारे में बताते हो थोड़ा बहुत, फिर आप बताते हो एसओपी के अंदर कि आपने ये वाली ये कंट्री चूज़ क्यों की। फिर ये स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए आपके पास। फिर आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, फिर यही प्रोग्राम क्यों चूज़ किया, फिर क्यों आप एमएस कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप कनाडा में कैसे सर्वाइव करोगे, जिसको फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी कहते हैं।
और वो आप मेंशन कर सकते हो अ जो आपको फंडिंग मिली हुई है उसको उसके ब्रेक डाउन करके, लाइक आप एक, मेरे केस में मैंने एक टेबल बनाया था कि मुझे इतनी फंडिंग मिली है और मैंने जितना क्वेबेक को सर्च किया है, वहाँ पे मैं सिंगल रूम लूँगा तो मुझे इतना रेंट पे करना पड़ेगा, इतना ग्रोसरी पे चला जाएगा, इतना ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा, तो मेरे पास स्टिल इतने पैसे बचते हैं, जो कि मैं आराम सुकून से वहाँ पे गुज़ारा कर सकता हूँ। अब वो क्या होगा कि जो रीडर होता है उसको सारी चीज़ें सामने नज़र आती हैं, तो उसके लिए डिसीजन करना आसान हो जाता है। और फिर दूसरा, फैमिली टाइज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हुँ, हुँ। आपने 4 या 5 साल के बाद अपनी कंट्री में वापस जाना है। और ओके, आजकल इस पे बहुत ज़्यादा कनाडा में तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि कनाडा के अंदर थोड़े से प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। पहले ना इरफ़ान, ऐसा होता था कि मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा। पहले कनाडा लोग इसलिए ज़्यादा आते थे कि 2 तरह के वीज़ा फ़ाइल होते थे। एक होता था एसडीएस और एक ओके, होता था नॉन एसडीएस। ओके, एसडीएस में विदिन 30 डेज़ आपको पता चल जाता था कि आप रिजेक्ट हो गए या एक्सेप्ट हो गए। ओके। 30 एसडीएस डेज़ इज़ में। बेस्ड ऑन फंडिंग सोर्स और ये था स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, जो कि चाइना, पाकिस्तान, इंडिया इन तरह के लोगों के लिए था। इसमें अफ्रीका नहीं था, एशिया वाले सारे बेल्ट, एशिया के लोग थे इसमें। उनको इनने बुलाने के लिए ना एक एसटीएस की स्कीम चलाई थी, जो कि अभी मेरे ख़्याल में 1 हफ़्ता पहले जस्टिन ट्रूडो पे काफ़ी काफ़ी कुछ आया हुआ था। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा। मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। तो उसने फिर इसको बंद कर दिया एसडीएस को। अदरवाइज़ ये है कि जिसके पास पैसे हों तो एसडीएस का, वैसे मैं आपको थोड़ा-सा ये बता देता हूँ, मेबी इन फ्यूचर दोबारा शायद ओपन हो जाए। एसडीएस में ये होता है कि आप अपने पाकिस्तानी या आप इंडिया से हैं, कहीं से भी हैं, तो आपने वहाँ अपने पाकिस्तानी या इंडियन बैंक में पैसे जमा करवाने हैं ओके, और उसको इंटरलिंक करना है कैनेडियन बैंक के साथ। ओके। अब वो 20,000 कैनेडियन डॉलर आपके ही हैं, हुँ, हुँ। लेकिन आपने पहले वो जमा करवा दिए। और जब ओके। आप कनाडा में आते हो, तो आप एकदम से सारे 20 के 20,000 नहीं ले सकते। वो आपको ना डिवाइड कर देते हैं उसको 12 पे। हुँ, इनिशियली हुँ। आप 3-4 हज़ार डॉलर निकलवा सकते हो, उसके बाद वो जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है उसको डिवाइड बाय 12 करते हैं, तो आपको मंथली वो पे करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। एक्चुअली ये गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही थी कि जब स्टूडेंट यहाँ पे आए तो 1 साल तक उसको कोई प्रॉब्लम फाइनेंशियली ना हो। क्योंकि अगर उसको जॉब नहीं मिलती, बाकी कोई सेटल नहीं हो सकता, तो उसके पास एटलीस्ट इतने फंड हैं कि वो सर्वाइव कर सकता है। बट वो वाला ऑप्शन अब खत्म हो गया है। और एसडीएस के लिए आइल्स भी लाज़मी था। लाइक अगर आप इवन बेशक आपको एडमिशन मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, बट अगर आप एसडीएस के थ्रू अप्लाई करते हो तो आइल्स कंपल्सरी था। बट अब एसडीएस खत्म हो गया, तो अब आपके पास एक ही अपॉर्च्युनिटी है कि आप नॉन एसडीएस अप्लाई करोगे। और नॉन एसडीएस में आपको आइल्स नहीं चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ओके, वरना ओके। पहले ये था। हाँ, हुँ, हुँ। जी, जी। मैं एक क्वेश्चन में एक और ऐड करूँगा, ये जो आपने टाइज़ की बात की है, स्पेशली इन केस ऑफ यूएस जब अप्लाई करते हैं, अगर आपको कोई पहले से रिलेटिव यूएस में सेटल्ड है ना, तो उस बंदे को वीज़ा मेनली ये रिजेक्ट कर लेते हैं, वेदर वो एफ-1 वीज़ा ही क्यों ना हो और जे-1 वीज़ा ना, बिकॉज़ ये सोचते हैं कि वहाँ जाने के बाद ये भी सेटल हो जाएगा वहाँ पे। सो इज़ देयर एनी टाइप ऑफ थिंग आल्सो कीप इन माइंड बैक ऑफ द वी वेल इरफान, इस बारे में ना मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता इस बारे में। मैं ऑनेस्ट हूँ इस मामले में कि अगर आपका कोई यहाँ रहने वाला हो, बट ये डिपेंड करता है कि कौन-सा वीज़ा ऑफ़िसर आपकी फ़ाइल को रीड कर रहा है। ओके, स्पेशली अगर कनाडा। या कनाडा, अगर क्योंकि आप तो नहीं हो ना, हुँ, हुँ। आपके डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी बेस ऑन बिहाफ ऑफ यू योर डॉक्यूमेंट स्पीक्स। हुँ, हुँ, हुँ। अब इस केस में क्या है कि मैंने जो फैमिली टाइज़ मोस्टली मतलब मेंशन की थी, उसमें सबसे पहले तो मैंने ये मेंशन किया था कि मैं जो एनर्जी मटेरियल पे काम कर रहा हूँ, उस पे स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया था कि मैं कश्मीर से हूँ और हुँ, हुँ। वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या वहाँ ये चीज़ नहीं है। हुँ, हुँ। और मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं ये वाली स्किल्स लूँगा और ये हुँ, स्किल्स लेके जब मैं वापस आऊँगा, तो ये मेरे लिए बहुत ईज़ी होगा कि मैं इस जगह आके जॉब सिक्योर कर लूँ या अपना करियर बना सकूँ। और साथ-साथ मैंने दरम्यान में ये भी मेंशन किया था कि क्योंकि पाकिस्तान में या कश्मीर में हम फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं और मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना स्पेसिफिक ड्यूरेशन दी है कि इसके बाद मैंने वापस आना है और मैंने अपनी फैमिली को ग्रो करना है। और फिर हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड है कि आपने, जब आपके पेरेंट्स ग्रो करते हैं, ओल्ड होते हैं, तो आपने उनको उनकी देखभाल करनी होती है। मतलब वो सारी चीज़ें मेंशन की। किसी ने मुझे बताया था कि फैमिली टाइज़ में अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आप ये लाज़मी मेंशन करो। तो मैंने ओके। वो सारी चीज़ें मेंशन की थी कि मैं मुझे इतना स्पेसिफिक टाइम मिला और मैंने इसी में अपना ये सारा काम खत्म करना है।
तो फैमिली टाइज लाज़मी नहीं है कि बस आपने ये मेंशन करना है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। आप अपनी फैमिली के टर्म्स भी वहाँ पे लगा सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं। और ये ओके। फिर लक की भी बात होती है। मैंने 2-3 लोग ऐसे भी देखे हैं कि जिनकी एसओपी मैंने जब रिव्यू की और वो यहाँ आए हुए थे और 1 पेज की एसओपी थी और उसमें सम टाइम एक ऐसे भी थे भाई कि जिन्होंने सिर्फ़ ये लिखा था कि जब मैं वापस जाऊँगा पाकिस्तान, तो मैं प्रोफ़ेसर लगूँगा। माशाल्लाह। तो लक की भी हाँ, हुँ, हुँ। तो सम टाइम इट डिपेंड्स अपॉन लक बट डॉक्यूमेंट्स एक बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट आपके रिव्यू कौन कर रहा है उस पे बहुत डिपेंड करता है अगेन। हाँ, आप बिल्कुल। और इसके लिए मैं यही मेंशन करूँगा कि जब आप आसान अल्फ़ाज़ में लिखते हो ना किसी चीज़ को, जब हुँ, आप हुँ। एक एसओपी लिखते हो, तो सबसे अच्छी एसओपी क्या है कि आप उसको पढ़ो, हुँ, हुँ। आपको हर एक चीज़, एक पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ, मतलब हर एक पैराग्राफ के अंदर आपको एक कन्क्लूज़न मिले कि ये क्यों लिख रहा है। हुँ, हुँ। आपको समझ आए कि आप क्या कह रहे हो, रैंडम नहीं होनी चाहिए और उसके लिए ये है कि आप किसी से लिखवाने के बजाय आप खुद से लिखो। जब आप खुद से लिखोगे एक दफ़ा तो मिस्टेक करोगे, दूसरी दफ़ा लिखोगे तो आप उसको ठीक करोगे। हाँ, आप रिव्यू के लिए किसी को सेंड कर सकते हो बट ऑब्वियसली जो लोग बाहर हैं, अब सम टाइम वो बेचारे बिज़ी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हम जब पाकिस्तान में होते हैं तो हमें लगता है कि वो एरोगेंट है, रिप्लाई नहीं कर रहे होते, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे इस चीज़ का आइडिया होता है कि सम टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है। बट अगर वो आपको रिप्लाई करते हैं तो इट्स अ गुड चांस फॉर यू। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो हेल्प भी करते हैं। आप हमें भेजें, जितना हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, हम हुँ, उतना करेंगे जितना हमारे पास एक्सपीरियंस है और आपको अगर कोई और लोग भी मिलते हैं तो आप उनसे भी रिव्यू करवा सकते हैं। ओके। ओके, यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन करूँगा क्योंकि फैमिली टाइज़ की बात बात हुई है। लेट्स सपोज़ अगर कोई शादी करके या इस तरह जाना चाहता है, तो वो जो F2 वीज़ा है या F1 वीज़ा है, जो भी है, अगर हस्बैंड है तो वाइफ़ को ले जाना चाहता है या वाइफ़ वहाँ पे पहले से गई है तो हस्बैंड को ले जाना चाहती है उस वीज़े के ऊपर, तो क्या पॉसिबिलिटी है वो वीज़ा ईज़िली मिल जाता है या ये चीज़ काफ़ी टफ़ है? अगर आपको कोई इसके बारे में एक्सपीरियंस हो? अच्छा, आज की डेट से पहले ना ये चीज़ें ईज़ी थी। हुँ, हुँ। बट कुछ ऐसा हुआ पड़ा है कनाडा के अंदर कि यहाँ पे ना कार्बन टैक्स नामी कोई चीज़ लगी हुई है और उसकी वजह से इकोनॉमी थोड़ी-सी हिली हुई है। हुँ, तो हुँ। टैक्स काफ़ी लगे हुए हैं। तो इस वज़ह से ना, और उसमें मेन जो रोल है वो ये है कि इमिग्रेंट्स जितने भी आते हैं वो आके जॉब सिक्योर कर लेते हैं हर जगह पे। तो इनके अपने जो कैनेडियन हैं उनके लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है। जिसकी वज़ह से मुझे लगता है कि शायद जस्टिन ट्रूडो ने ना कुछ टाइम के लिए बंद कर दी हैं चीज़ें। तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। अभी के लिए ये है कि अगर आप पीएचडी के लिए आते हो और आप अपनी फैमिली को साथ लाते हो तो आपको फंड्स शो करने पड़ते हैं, जो कि बड़े इम्पोर्टेंट हैं। हुँ, हुँ। पहले ये था कि और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ इरफ़ान, हुँ, हुँ। अगर आप अप्लाई करते हैं ना, आपका एडमिशन होता है, तो आप एडमिशन होते साथ ही आप अपना और अपने हस्बैंड का या अपनी वाइफ़ का वीज़ा उसी वक़्त फ़ाइल कर सकते हो। ओके। हाँ, अब उसमें फिर ये है कि क्योंकि आपके साथ जो भी आ रहा है, चाहे वो आपका हस्बैंड है या चाहे वो आपकी वाइफ़ है, वो आप पे डिपेंड करके आ रही होगी, तो फिर आपको फंड्स शो करने होते हैं कि आपके पास इतने फंड्स हैं, हुँ, जिसमें हुँ। आप सर्वाइव कर सकते हो कनाडा के अंदर। तो मेरे ख़्याल में फिर ये चीज़ें ज़्यादा ईज़ी हो जाती हैं। ओके। एक्स्ट्रा आपको फंड शो, उस केस में आपको बैंक स्टेटमेंट या आपको फंड शो करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा। और उसमें भी बेशक आप नॉन एसडीएस के थ्रू आप अप्लाई करते हो, बट अगर मेरे ख्याल में कि जो एसडीएस की स्कीम थी कि आप 20-25 हज़ार डॉलर अगर आपके पास हैं, आप यहाँ पे मूव होना चाह रहे हैं, तो आप वो पहले ही किसी कनेडियन बैंक में जमा करवा दें पाकिस्तानी बैंक के थ्रू। और हुँ, फिर हुँ। आप वो मेंशन करें कि हमने पहले ही वहाँ पे इतने फंड सबमिट करवा दिए हैं और अगर हम वहाँ जाएँगे तो हम 1 साल आराम सुकून से विद फैमिली गुज़ारा कर सकते हैं। ओके। तो अच्छा, आपके इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें एक और चीज़ है, स्पाउस वीज़े पे जो जाता है उसके लिए जॉब वगैरह करना अलाउ होती है? हाँ, रि हाँ, वो उसको ओपन वर्क परमिट मिलता है। अभी जो लेटेस्ट 1 हफ्ता पहले न्यूज़ आई है, मैंने उसको पढ़ा नहीं है, मैं उसको रिव्यू करूँगा, लेकिन उससे पहले जो आपका स्पाउस था वो फुल टाइम जॉब कर सकता है। I mean, it's a great opportunity. Let's suppose if a husband or wife, especially both are skillful, अगर उनमें से एक का एडमिशन हो जाता है, दूसरा स्पाउस वीज़े पे जॉब करिए और आई गेट इट विल बी like great for especially if we look for the finance. Exactly. Or Irfan, one more thing which is very important. If some of them from Pakistan or from any other country want to settle here in Canada, the best thing is to do some courses related to medical field, जिसमें ये nursing हो गया, जिसमें ये Okay. हेल्थ से रिलेटेड जितना भी है ना, अगर आपके पास हेल्थ से रिलेटेड कोई डिप्लोमा है या डिग्री है, तो आपके लिए चाहे वो कनाडा के अंदर हो या किसी भी कंट्री के अंदर हो, बहुत ईजी है। और स्पेशली कनाडा के अंदर हेल्थ केयर
से रिलेटेड अगर आपके पास कोई डिग्री है या आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप ये समझें कि आप आराम सुकून से यहाँ आ भी सकते हैं और आप यहाँ सर्वाइव भी कर सकते हैं। और मैंने हेल्थ केसेस में ये भी देखा है कि जब आप जॉब के लिए ढूंढते हो, ऑब्वियसली बंदा देखता है कि मैंने जॉब करनी है, तो कुछ साइट्स हैं जैसे इंडीड है, वहाँ पे आप देखते हो कि जिन लोगों ने जॉब की एडवर्टाइजमेंट की होती है, हेल्थ केयर में इवन $60 $80 पर आवर भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। तो ये जो पाकिस्तान में एक मिथ है ना कि हमने शायद को मेडिकल की डिग्री कर ली, जैसे नर्सिंग को बड़ा अजीब सा समझा जाता है। बट मैं अगर मुझे ये चीज़ पहले पता होती इरफान, तो मैं प्रेफर करता कि मैं 3-4 साल या 2 साल नर्सिंग करके, तो अभी इस एज पे जब हम ऑब्वियसली 26-27 साल के हो गए, इतने साल के बाद आने के बजाय हम वही 18-20 साल के बाद यहाँ आ सकते थे। और इसमें और भी बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे पाकिस्तान में ना आप आजकल पैसे भी खैर काफ़ी आपको देने पड़ते हैं, जैसे आप वो डीएमएलएस कर सकते हो, एमएलटी कर सकते हो, या एक्स-रे टेक्नीशियन जितने भी होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड ना कुछ भी अगर आपने किया हुआ है, तो हम्म। आपके लिए सेटल होना भी बहुत आसान है और उसके बाद यहाँ फ्यूचर सिक्योर करना भी बहुत आसान है। ओके। अच्छा, ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तकरीबन ऑलमोस्ट वीज़ा और एडमिशन प्रोसेस सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरा। तो वैसे बताएं वहाँ पे लाइफ कैसी है, मतलब लाइफ स्टैंडर्ड का अगर कंपेयर करो, हाँ, बिकॉज हाँ। स्पेंड टाइम इन चाइना, पाकिस्तान एंड नाउ इन कनाडा, सो आप कैसे इसको कंपेयर करोगे लाइफ स्टैंडर्ड को लेके या फ्यूचर की जो अपॉर्चुनिटीज हैं? फॉर एग्जांपल वहाँ से आप पीएचडी करोगे तो क्या आप डिफरेंस फील कर रहे हो? उसके हवाले से अगर कोई कमेंट करो। अच्छा, मैं ना बायस नहीं होऊँगा, मैं चाइना क्योंकि 1 साल गुज़ार के आया हूँ और मेरा चाइना में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जब कनाडा में आया तो यहाँ एक अलग से एक्सपीरियंस है। अच्छा, जब आप चाइना में रहते हो ना, तो चाइना में आबादी बहुत ज़्यादा है, तो आपको ना बहुत रश, कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम हर जगह लगता है। जिधर भी आप देखते हो बहुत ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स आपको नज़र आती हैं। मेरे ख़्याल में 70 फ्लोर जो होते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है चाइना में। अच्छा ही। यहाँ ना ये चीज़ जिस साइड पे मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे ये नहीं है। आपको एक घर मिलेगा, अगर आप जिस घर में रह रहे हो, तो आप ये देखोगे कि वो एक घर होगा, उसके जितना घर बड़ा होता है, उससे के ज़्यादा गुना बड़ा उसके इर्द-गिर्द एरिया होता है, जहाँ पे आप ताज़ा हवा ले सकते हो, बैठ सकते हो। अब फिर आबादी कम है, तो चीज़ें काफ़ी मतलब आपने ना एक सुकून वाली लाइफ़ गुज़ारनी है। ओके। आपके माइंड में है कि मैंने बड़ी एक सुकून वाली और परफेक्ट लाइफ स्पेंड करनी है, तो कनाडा एक अच्छी प्लेस है। और ऑब्वियसली कनाडा के बारे में एक चीज़ जो आप सब जानते हैं, वो ये है कि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। ठंड इवन कुछ ऐसे कुछ प्रोविंस में तो -40 तक भी जाती है। मेरे जो यहाँ सीनियर्स हैं वो मुझे ये कह रहे होते थे कि इवन जो कैनेडियन भी हैं हमारे कुछ फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि यू विल फील द शॉक, यू विल फील द डिफरेंस बिटवीन -35 एंड 35। बट कुछ टाइम के लिए होता है। असल में क्या है, आप इरफान अच्छे से जानते हो क्योंकि आपने बायोलॉजी भी पढ़ी है। इंसान की बॉडी ना हर एक चीज़ को अडॉप्ट कर लेती है विद द ऐसे ही। पैसेज ऑफ टाइम। तो आपको एक साल लगेगा, उसके बाद आप इजीली यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। तो लाइफ बहुत अच्छी है। लाइक हाँ, चाइना, जो लोग चाइना रहना पसंद करते हैं उनके लिए शायद थोड़ा-सा हो कि मैं हम चाइना रह के आए हैं, वहाँ बहुत लग्ज़री लाइफ़ इन अ सेंस कि आप ऑनलाइन हर एक चीज़ ऑर्डर करते थे, आपको उसी दिन मिल जाती थी। आप वो इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ यूज़ करते हो, ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा अच्छा सिस्टम है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं, बट इट टेक्स टाइम। हम्म। बट बाहर अगर आप जाते हो तो एक अच्छा एनवायरनमेंट है। स्पेशली अगर आप ये क्वेबेक और मॉन्ट्रियल वाली साइड पे आते हो तो ये सेफ भी है। बट कुछ ऐसे प्रोविंस में है कि यहाँ थोड़ा-सा मतलब हल्की-फुल्की चीज़ें हो भी जाती हैं। बट ओवरऑल बहुत अच्छी जगह है। ओके अनीस, आई गेस क्वेश्चन तो ऐसा किसी ने पूछे नहीं है, एक दो जो पूछे हैं। और ये जो कमेंट मैंने अभी स्क्रीन पे चलाया हुआ है मार्कोसा के नाम से, ये एक्स कायदे नहीं है, कायदे यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर और पीएचडी किया था यहाँ से, और ये कनाडा में ही होते हैं, वहाँ पे प्रोफेसर हैं। और इनका काम वाटर स्प्लिटिंग के ऊपर है। कैलगरी में मेरे ख्याल में कहीं समथिंग इस तरह किसी रीजन में होता है, किसी यूनिवर्सिटी में, मुझे इतना पता है। तो वो कह रहे हैं कि बड़ी उम्मीद थी हमें, तो चलो तुम आप जो है मेरे ख्याल से इनसे मिल भी सकते हो इन फ्यूचर में। अच्छा। तो और इसके अलावा मेरे थैंक यू सो मच अनीस, आपने सर टाइम। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, मैं किसी ने एक क्वेश्चन और भी किया था, मैं इरफान बस उसका आंसर कर लूँ फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। अदनान ज़मीर ये मेरे फेलो हैं, यूएसटीसी से पीएचडी कर रहे हैं आंसू स्कॉलरशिप पे। ऑब्वियसली इनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा रिलेटेड टू कनाडा के, क्या हम आइल्स के बगैर भी प्रोफेसर को कांटेक्ट कर सकते हैं? तो जी अदनान, आप कर सकते हैं।
आपने प्रोफ़ेसर को कन्विंस करना है और उसके बाद फिर आप आईएलटीएस दे सकते हैं। बाकी ये मार्क खोसा साहब सर वेलकम, आप इनफैक्ट हमें जॉइन करें और आप अच्छे से गाइड करें, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी क्योंकि अभी हम तो उस तरह से प्रोफ़ेशनल नहीं हैं, हम जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या बता सकते हैं, और ये प्रोफ़ेसर हैं तो इरफ़ान इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, आप इनको इनवाइट करें और ये आपको ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं क्योंकि ये कैलगरी वाली साइड पे हैं, तो वो तो प्योरली इंग्लिश प्रोविंस है। अच्छा, ये नीचे कमेंट मैंने एक और चलाया, मोहम्मद अरसलान कुरैशी साहब ने, हाउ एडमिशन पॉसिबल इन केमिस्ट्री फॉर पीएचडी। अच्छा, साथ ही नीचे कमेंट कर रहे हैं कि आई एम वर्किंग ऑन वाटर स्प्लिटिंग। तो आपको फेसबुक की आईडी मैंने नीचे नजर आ रही है, इनकी हुँ, प्रोफाइल हुँ। पे जाएं, इनकी यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल पे जाएं, इनके इनबॉक्स मत जाइएगा और वहां अच्छा। जाके इनको प्रोजेक्ट शेयर कीजिएगा। होपफुली कि इनके पास पोजीशन हुई तो जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। या इसके अलावा और बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो वाटर स्प्लिटिंग, कि आजकल ये बड़ा एक हॉट टॉपिक है, हर कोई काम कर रहा होता है इसके ऊपर, तो आप कहीं और भी ट्राई कर सकते हैं। बट इनके वैसे क्वेश्चन का अगर हो हाँ, एडमिशन अच्छा फॉर अरसलान, एक काम आप जो कर सकते हैं वो ये है कि मैंने पहले भी शायद किसी जगह मेंशन किया था कि हम लोगों को ना पेपर पढ़ना आना चाहिए। तो आप 2023 और 2024 पे गूगल स्कॉलर पे बेशक आप चेक कर लें कि आपका जो काम है उससे रिलेटेड वो एक कीवर्ड लिखेंगे ना तो आपके पास स्पेसिफिक पेपर्स आ जाएँगे। तो आप उनमें से कुछ पेपर डाउनलोड कर लो और वो देखो कि कनाडा के अंदर कौन-कौन से हैं और वो उस पे क्या काम हो रहा है। अब वो समझने के लिए ना आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। आप इंट्रोडक्शन पढ़ो, देखो क्वेश्चन क्या था, लोगों ने उसका आंसर किस तरह से दिया और क्या-क्या मेथोडोलॉजी यूज़ की है। जब आप 8-10 पेपर पढ़ोगे तो आपको खुद से एक आइडिया आ जाएगा कि अच्छा ये काम इस तरह से होता है और सोचा इस तरह से जाता है, फिर ये इस पे काम किया जाता है और ये इसके रिज़ल्ट्स आते हैं। तो आप अपना एक माइंडसेट बना के फिर किसी भी प्रोफ़ेसर को आप अप्रोच करो और आप अपनी थॉट्स उसके साथ शेयर करो। अगर उसको लगे कि आप अच्छे कैंडिडेट हो तो वो आपको खुद से ईमेल का रिप्लाई कर देगा कि अच्छा आप आ जाएँ मेरे पास पोज़ीशन अवेलेबल है। ओके, आई गेस दैट्स इट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच अनीस, आपने टाइम दिया इस बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल। तो बाकी और किसी का, अगर स्टूडेंट का किसी को क्वेश्चन हो तो वीडियो देखने के बाद एंड पे वो नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर हम होपफुली इसको इंक्लूड करेंगे। तो मेरे ख्याल से अनीस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आप भी ओके, अपने बाकी ओके सुने। इरफान, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया और हाँ, मुश्किल हो जाता है सम टाइम बट इट्स ओके, अगर हमारी वीडियो से किसी को फ़ायदा होता है, तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट आप किसी दिन इनवाइट करिएगा तो इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चन होंगे, जो मुझे आते होंगे क्योंकि हम अपना एक्सपीरियंस जस्ट शेयर कर सकते हैं, लाज़मी नहीं है कि हम 100% ठीक भी हों। तो हाँ, मैं थैंक यू वेरी मच। ये सेशन इसलिए भी अनइसेटली इम्पोर्टेंट है, मैं अक्सर आपको इंसिस्ट करता रहता हूँ कि ये सेशन करने चाहिए। मैं एंड पे एक चीज़ ऐड करूँगा। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैंने एक सीनियर एक से पूछा, जिस मैंने एमफिल कंप्लीट किया, कि यार मैंने ना कुछ ईमेल किया, प्रोफेसर के रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। ही सेड कि ही वाज अ वेरी सीनियर, ही नोज अबाउट ईच एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ऑफ कोर्स बहुत से लोगों ने गाइड किया, मोस्टली लोगों ने गाइड ही किया, बल्कि हर एक ने गाइड ही किया, लेकिन ना उसने मेरे को आंसर किया, रिप्लाई नहीं आ रहा। तो आपको ये तरीका बताता हूँ, प्रोफेसर की प्रोफाइल पे जाना, वहां पे उनको कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा और उनको कॉल करके आई वाज स्टूपिड एंड आई वाज कॉलिंग, इवन मैंने लोड करवाया कोई 300-400 को, एंड मैंने कॉल भी ट्राई की। आई मीन सो मेरे ख्याल से गाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अच्छा, स्टूडेंट ये बड़ी आपने ना एंड पे मेरे ख्याल में हमारे पास इरफान चलें 7 मिनट और हम इस पे अगर इफ यू वांट हम डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा का सेशन नहीं होना चाहिए। ये ना ओके, आपने बड़ी अच्छी बात की है। आई हर्ड दिस थिंग बिफोर। मेरे ख्याल में ना कॉल नहीं करनी चाहिए, मेरे ख्याल ऐसा में। ही आपने पता ही एक नहीं। ईमेल कर दी, आपने एक ईमेल कर दी। हाँ, ये आप कर सकते हो कि आपने एक ईमेल किया तो आप सॉफ्ट रिमाइंडर भेज दो क्योंकि एक प्रोफ़ेसर को काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स आ रही होती हैं। अच्छा, इस चीज़ को चलें थोड़ा-सा ना साइड पे रखते हैं। मेरे माइंड में कुछ चीज़ें थी तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। इरफ़ान, हम्म, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोगों को ये भी होता है कि हम स्कॉलरशिप को सर्च कैसे करें ना? या ये जो फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड कैसे सर्च करें? तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि देखें, अपनी हैबिट बना लें इंस्टेड ऑफ यूजिंग फेसबुक, स्क्रॉलिंग ओके, ऑल द टाइम, वॉचिंग वीडियोज़, स्कॉलरशिप नेटवर्क और पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग या जैसे इरफ़ान ने अपना एक आप लोगों को हेल्प आउट करने के लिए बिज़ी स्केड्यूल से ये एक सेमिनार निकालें। और भी बहुत से लोग काम करें, हम आपको ये नहीं कहते, आपको जहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप वो चीज़ें देखें और आप देखेंगे कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी प्रोफ़ाइल को इम्प्रूव करते जाएँगे।
अच्छा, स्कॉलरशिप नेटवर्क में लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर कर लेते हैं, या बाकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग के नाम से एक ग्रुप है, वहाँ बहुत सी चीज़ें लोग शेयर कर लेते हैं। उससे भी बेहतर मैं आपको एक प्लेटफ़ॉर्म बताऊँ ना, कि लिंक्डइन। जहाँ जी, जी, हाँ, लिंक्डइन, लेकिन अगर आप ट्विटर में अपने हाँ। ट्विटर अकाउंट बनाएँ हम्म। और उस ट्विटर अकाउंट में अपने से रिलेटेड प्रोफ़ेसर्स को फ़ॉलो करें, तो सम टाइम ये भी होता है कि प्रोफ़ेसर ने ट्वीट की, अभी किसी ने उसको देखा नहीं, लेकिन आपने प्रोफ़ेसर को फ़ॉलो किया था, आपने वो ट्वीट देखी, आपने फ़ौरन से उसको ईमेल की। तो इससे पहले कि वो किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे जाए, जैसे वो फ़ेसबुक पे जाती है, किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे जाती है, तो वो पूरी दुनिया उसको देख रही होती है। जैसे कुछ चीज़ें शेयर होती हैं ना आपको फ़ेसबुक में, पाकिस्तान में आपको पाकिस्तानी साइट पे नज़र आ रही होती हैं। अगर मैं आपको अपना ट्विटर और बाकी चीज़ें दिखाऊँ, तो उसपे हर साइट पे वो एक पोस्ट शेयर होती है। बट जो बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, वो ये है कि आप ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाएँ और अपने से रिलेटेड प्रोफ़ेसर से राब्ता करें। राब्ता इन द सेंस कि उनको फ़ॉलो कर लें। तो आपको वो जो भी फंडिंग होगी, जो कुछ भी होगा, वो ट्वीट लाज़मी करते हैं, और जो ही वो कैन आई ट्वीट करें। can I ask one more question here? या, Let's या, be, यू कैन। if a professor post on his Twitter handle, about his PhD यस। position, like that, is it suitable कि उसके ट्विटर हैंडल के इनबॉक्स में जाके उसको मैसेज करना चाहिए या उसकी प्रोफाइल ढूंढ के वहां उसको ईमेल करनी चाहिए? वेल, प्रोफ़ेशनल वे ये है कि आप उसकी प्रोफ़ाइल देखें, उसको हम्म। पढ़ें, एंड देन आप उसको ईमेल करें। ये सबसे हम्म। बेस्ट बेस्ट वे है। बट मैं एक यूरोपियन एक कंट्री है, वहाँ स्लोवाकिया आई गेस, हाँ, वहाँ पे एक प्रोफ़ेसर ने एक पोज़ीशन अनाउंस की थी, और मैं ट्विटर फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ। तो जब मैंने उसकी पोज़ीशन देखी, तो उसने ना सम टाइम ऐसा होता है कि शायद वो आप अपनी लैब या बाकी चीज़ें मेंशन नहीं करते, तो मुझे वो प्रोफ़ेसर मिल नहीं रहा था एट दैट टाइम, और मैंने उसको इनबॉक्स पे जो मैंने अपना वो था, वो मैंने भेज दिया। एंड जब मैंने हम्म। उसको इनबॉक्स किया, तो उसने और साथ मैंने मेंशन किया, और कि इस तरह मुझे आपकी प्रोफ़ाइल मैं ढूँढ रहा था, बट मुझे शायद नहीं मिल पाई। हालाँकि ये एक्सक्यूज़ नहीं था, मिल ढूँढने से मिल जाती। बट ख़ैर, उसने मुझे उसी जगह पे ना रिप्लाई किया, और उसने मुझे अपना ईमेल दिया, और लकीली मैंने उसको ना, जो ही उसने पोस्ट की थी, तो उसी वक़्त मैंने उसको, उसके कोई 2 घंटे बाद मैंने उसको रिप्लाई कर दिया था। तो उसने फिर मेरे से इंटरव्यू किया, और हमारी एक बड़ी अच्छी डिस्कशन चली, जो कि बाद में एडमिशन में भी कन्वर्ट हुई। बट हम्म। किसी रीज़न की वजह से मैं वहाँ पे भी नहीं जा सका। हम्म। बट ये एक अच्छी, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, ऑनेस्टली इट्स अ गुड प्रैक्टिस। मीन इसका सिंपल कंक्लूजन इस तरह निकाले, मैं अपना पर्सनली बताता हूँ, जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा था ये वो, तो मेरे सामने जो फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, इवन इवन वहाँ पे भी आती हैं पोस्ट, बट मोस्टली फेसबुक के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर, या दूसरा जैसे ट्विटर का आपने बता दिया, इसमें ना आप फालतू की वीडियो देखने की जगह ना टोटल इन्हीं ग्रुप्स को फॉलो करते जाएंगे, तो आपके सामने ऑलवेज यही पोस्टें आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फेसबुक आपको डिटेक्ट कर रही होती है कि आप किस में इंटरेस्टेड हो। तो वो फिर ये हैबिट आप बना लें, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पोजीशन फेसबुक पे आपके सामने आ रही होती है, कोई ना कोई लोग शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा खुद आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट के ऊपर सर्च करके वहाँ पे भी उनकी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। अगर ट्विटर तक भी नहीं जाना चाहते, तो बहुत से डिफरेंट वे आप काम करने वाले मेरे ख्याल से बने, तो ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है सपोज फाइंड आउट करना, बस आप हैबिट अपनी बना लें, बात वहीं आ रही है वही सारी। असल में, ये इरफान, जैसे आपने मेंशन किया ना, एआई पे बहुत लोग काम कर रहे हैं। तो एआई क्या चीज़ है? एआई बेसिकली फ़िल्टर, ये फ़िल्टर लगाता है। जो आप सर्च करते हो ना, हम्म। तो एआई क्या करते हैं कि अच्छा, ये बंदा ये चीज़ें सर्च कर रहा है, तो उसके बाद ना वो उसके फ़िल्टर लगा के जहाँ पे भी जो भी चीज़ आप ओपन करते हो ना, तो वो आपके सामने वही चीज़ ला के रख देता है। क्योंकि बिल्कुल। इस वक़्त इसके माइंड में ये चीज़ चल रही है, तो हर जगह से वो, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड चीज़ें, तो आपको हर जगह से यही चीज़ मिलती है। तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। आप फ़ेसबुक यूज़ करें, आप लिंक्डइन यूज़ करें, आप ट्विटर यूज़ करें, यहाँ से आपको पोज़ीशंस का पता चल जाता है, और बहुत से लोग यहाँ से पोज़ीशन सिक्योर कर भी लेते हैं। हाँ जी। तो आप तो हर एक चीज़ को पॉज़िटिव वे में अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, तो इट्स अ बेस्ट वे। बट ख़ैर, हम नेगेटिव कोई भी बात नहीं करते फॉर ऐसे टुडेज़ ही सेशन। या, ओके, डिपेंड करता है, ओके ऊपर। ओके अनीस, थैंक यू सो मच आज के लिए। तो मेरे ख्याल में यहाँ से हम वाइंड अप कर, तो ओके, ओके। ओके इरफान, थैंक यू वेरी मच। आपका भी और लिसनर का भी जो हमें सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। सी यू ओके। सून। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।